सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंतर के द्वारा आप सभी का ऑनलाइन क्लास में जो है स्वागत है। हम व्यापार से साम्राज्य की और अंग्रेजी सत्ता स्थापित किस प्रकार हुई इसके बारे में हम पूर्ववर्ती क्लास में पढ़े हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं व्यापार से युद्धों तक। पहले व्यापार करने आए, फिर युद्ध कैसे छिड़े, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद किस प्रकार जमींदारों ने, है ना, वहाँ की जागीरदारों ने, ठीक है, राजा के अधीनस्थ जो भी थे पदाधिकारी, उन्होंने किस प्रकार आपसी वैमनस्य फूट पड़ा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्लासी की युद्ध की। तो इसमें आप देखो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, 1756 में जब अलीवर्दी खान मरा, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बना? सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। कंपनी, किस कंपनी? कंपनी का नाम आया तो कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था? सिराजुद्दौला से काफी क्या था? डरता भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की जगह कोई दूसरा व्यक्ति हो जो हमारा क्या हो, हमदर्द हो, ठीक है, और हमारे कई अनुसार कार्य करे। कठपुतली का मतलब क्या हो? हमारे कई अनुसार कार्य करे। वहाँ का वो शासन संचालन हमारे दिशा निर्देश के अनुरूप ही बंगाल में, ठीक है, जारी रखे, जो कि व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। मतलब जो अंग्रेजी सरकार है, ठीक है, उनको व्यापारिक रियायतें मतलब छूट, कंपनी को छूट देने से मना नहीं करे, ठीक है। कौन? हमारे द्वारा निर्मित कठपुतली शासक वो बने, सिराजुद्दौला नहीं बने। ये चाहती थी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी ने क्या सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि सिराजुद्दौला की जगह जो है हमारे द्वारा हमारी मनपसंद का, हमारे इशारे के अनुसार काम करने वाला ऐसा नवाब बने, ठीक है। अब वो कौन बने? जो सिराजुद्दौला से प्रतिद्वंदी है, उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं बंगाल के अंदर, ठीक है। कंपनी, देखो आप आगे, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य में राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब, तो उसने ये आदेश जारी किया कि हमारी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं इसमें जो है कंपनी टांग अड़ाना क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है। आगे देखो आप, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। मतलब कंपनी को ये भी निर्धारित कर दिया सिराजुद्दौला ने कि हमारा जो राजस्व है, हमारे जो द्वारा जो संग्रहित टैक्स है, वो कंपनी को चुकाना पड़ेगा अगर बंगाल के अंदर काम करना है, ठीक है। देखो, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए थे, दोनों पक्ष कौन? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सिराजुद्दौला शासक, दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने डटे हुए थे अपनी बात को रखती हुई। कोई भी अपनी बात से मुकर नहीं रहा था, है ना। आप देखो, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब कौन? सिराजुद्दौला, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया? जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, व्यापारिक, जो अंग्रेजों का व्यापार, जो उद्योग था, उस पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया। किसने? जो वहाँ का शासक था, कौन? सिराजुद्दौला ने, ठीक है। इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। नवाब की फौज ने क्या किया? जो कंपनी के अधिकारी थे उनको क्या कर दिया? कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकारियों को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया, ठीक है। अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया, उनके जहाज़ों को भी क्या कर लिया? सिराजुद्दौला ने क्या किया? घेरे में ले लिया, अपने मतलब चक्रव्यूह में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। मतलब जो कंपनी का जो किला था कलकत्ता के अंदर, उसको भी अपने अधिकार में ले लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में जो तैनात थे कंपनी के अफसर, क्या नाम था? कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया मद्रास के अंदर। भाई उनको पता लग गया कि कलकत्ता में तो कंपनी को हराने के लिए ये था, प्रयास कर लिया उसने। किसने? सिराजुद्दौला ने। अपने अधिकारी गिरफ्तार कर लिए, अपने जहाज भी उसने अपने कब्जे में ले लिए। तो मद्रास से क्या किया? कंपनी के अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने एक सेना को भेजा। किसके नेतृत्व में? कौन था उससे अंग्रेजी सेना का सेनापति? रॉबर्ट क्लाइव,
याद रखेंगे कौन था अंग्रेज सेना का सेनापति, कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। नौसेना का बेड़ा, नौसेना किसे कहते हैं? जो समुद्र में चलती है। नौसेना किसे कहते हैं? जो समुद्र में सेना काम करती है ना, जहाज में, ठीक है। उसे कौन सी सेना कहते हैं? नौसेना। जो जमीन पर कार्य करती है उसे थल सेना, जो वायु में कार्य करती है या लड़ती है दूसरी अन्य सेनाओं से, उसे वायुसेना। तो बात समझ में आई मेरी? नौसेना किसे कहते हैं? जो जल के अंदर है, जल की माना जल पे कार्य करती है। देखो आप आगे, नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। कौन था नवाब? कौन था? सिराजुद्दौला। उसके साथ सौदेबाजी किसने की? जो अंग्रेज सेनापति था, जो मद्रास से सेना के साथ आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच क्या चली? सौदेबाजी चली। आखिरकार सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में, याद रखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है प्लासी का युद्ध। सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास से आया था, अंग्रेज सेनापति, ठीक है, उसके और किसके मध्य? सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी थी। देखो आप, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना मीर जाफर, वो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल गया चुपचाप, क्योंकि लोग दे दिया होगा उसको, या आपको थोड़ा सा भूखंड दे देंगे, राजस्व में इतना हिस्सा आपको दे देंगे। तो अपने जब बेगाने होते हैं तब क्या होता है? अपने ही मकान ढह जाते हैं, ठीक है बेटा। तो जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना, कौन था बताओ? मीर जाफर की कारगुजारी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसने हिस्सा नहीं लिया। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना मीर जाफर, उसकी टुकड़ियों ने इस प्लासी युद्ध में जो है क्या नहीं लिया? हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से ही कंपनी ने वहां पर जीत हासिल की। नहीं तो कंपनी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती क्या? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना जीतती क्या सिराजुद्दौला के सामने? नहीं जीतती। रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाए, ठीक है। देखो आप इसमें क्या कहा था उसने? रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास से आया था अंग्रेज सेनापति, उसने ये कह दिया था चुपचाप खूबसूरत तरीके से कि उसको साथ मिलाकर, किसको? उसके सेनापति को, सिराजुद्दौला को उसके पद से हटाकर मीर जाफर को बंगाल का सेनापति बना दिया जाएगा। तभी जाके उसने विरोध तो किया, तभी जाके उसने प्लासी युद्ध में भाग नहीं लिया। नहीं तो लेता तो क्या अंग्रेज सेना की जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव को, उसकी सेनापतित्व वाली सेना जीतती क्या? नहीं जीतती। सिराजुद्दौला वाली सेना जीतती, ठीक है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में इस कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नहीं हुआ था? कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें इसका महत्व क्या है कि इसमें ही अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज सेनापतित्व वाली कंपनी, उसने बंगाल में अपना पग पैर क्या कर दिया था? गाड़ दिया था, ठीक है, बंगाल के नवाब के सामने उसको हरा दिया मतलब, और स्वयं वहाँ का शासक बनी। देखो आप, प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था, नहीं था? उसको मार दिया गया अंग्रेज सेना के द्वारा और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर कौन था? ये मद्रास से आया था ना, अंग्रेज सेनापति, देख रहे थे आप? अंग्रेज सेना का सेनापति कौन था? मीर जाफर। अरे कहाँ से आया था? मद्रास से। बंगाल आया था नहीं? जब बंगाल में लड़ाई हुई तो मीर जाफर, है ना, देखो मीर जाफर भी इसका ही सेनापति था। किसका? सिराजुद्दौला का। लेकिन इसकी टुकड़ियों ने भाग नहीं लिया था प्लासी युद्ध में, तो इसका प्रतिद्वंदी था ही नहीं था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का। तो इसको बना दिया गया, उसको मार दिया गया। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को सेनापति नवाब बना दिया वहाँ का। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था। कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार फैलाना। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी? ये मानना था अंग्रेजों का। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर ही नहीं चलते थे। कठपुतली नवाब मतलब
अंग्रेज सरकार के द्वारा या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए जो वहाँ के नवाब थे वो भी कभी कभी इनकी इशारों पर कार्य नहीं करते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। जनता की नज़र में थोड़ा उनका हितैषी बनकर तो कार्य करना ही पड़ता था। सारा ही काम अंग्रेजी सरकार की अर्थात ईस्ट इंडिया सरकार की इशारों पे तो कर नहीं सकते थे। तो ये मन में आया कि इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के में। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, मीर जाफर बना ना सिराजुद्दौला के बाद, बना नहीं बना, तो मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर किसको नवाब बना दिया बंगाल का, मीर कासिम। बनाया नहीं बनाया, मीर कासिम को बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई कब हुई, देखो बक्सर की लड़ाई ध्यान दो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 की ईस्वी में। देखो बक्सर की लड़ाई 1764 में भी उसको हराना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। मीर जाफर को क्या किया गया, दोबारा नवाब बनाया गया। ठीक है, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। क्या नियम बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जो अब नवाब बना मीर जाफर, उसमें ये तय किया कि 5 लाख रुपए क्या करना है, क्या करना, हर महीने कंपनी को देना है। कंपनी कौन, अंग्रेज सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको देना है। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती। खर्चे होते थे ना, सेना पे होते थे, नहीं होते थे क्या, उद्योग धंधों में होते थे। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए कंपनी और ज़्यादा टैक्स लगाने लगी भारत के शासकों के ऊपर, जनता के ऊपर। ठीक है, आगे देखो 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, रॉबर्ट क्लाइव जो शासक था, अंग्रेज शासक, ये ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या आदेश जारी किया, क्या फरमान जारी किया कि अब जो है हमें ही क्या करना पड़ेगा, नवाब बनना पड़ेगा। कठपुतली नवाबों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तो जनता की नज़र में अच्छे बनना चाहते हैं, उनको संतोष प्रदान करना चाहते हैं और हमें राजस्व की पूर्ण कमाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का क्या कर दिया, दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर क्या मिल गया, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण मिल गया। जब वो दीवानी मिल गई, मतलब राजा का प्रतिनिधित्व मिल गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने लगी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल से, है ना। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। व्यापार बढ़ने लगा ना फिर उसका भारत के अंदर, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले ही खरीदनी पड़ती थी। ब्रिटेन से अंग्रेज क्या करते थे, अपने देश से सोने चांदी लाते थे और सोने चांदी यहाँ बेचकर अपने देश से क्या लेते थे, रेशमी कपड़ा, है ना, सूती कपड़ा, ठीक है, और काली मिर्च, लौंग, यहाँ से मसाले, ये सब प्रसिद्ध है यहाँ की। ठीक है ना, उनके बदले में यहाँ से बनी वस्तुएं वो खरीदते थे। कौन, अंग्रेज। इसकी वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं क्या। जब बंगाल के राजा बनी गए तो उनको सोना देकर चीज़ें खरीदना थोड़ी अच्छा लगा, फिर तो डायरेक्ट ऐसे खरीदने लग गए। कौन, अंग्रेज, है ना। अब भारत में होने वाली आमदनी के सारे कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, नहीं खरीद सकती थी क्या, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ठीक है, कैसे उठा सकती थी, कैसे उठा सकती थी, उठा सकती थी ना। देखो कंपनी के नवाब बनने का क्या मतलब था, कंपनी नवाब बनने से क्या क्या फ़ायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये देखो आप। कंपनी के जो अफसर थे वो वहाँ के जो पहले राजा थे ना, नवाब, जो मुस्लिम राजा थे उनको नवाब कहते थे। तो कंपनी के अफसर भी नवाब बन बैठे, क्योंकि वो उनको ख़त्म कर दिया इन्होंने। इसका मतलब तो ये नहीं था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इस
उसके कुछ और ही फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। छोटा से छोटा कर्मचारी भी इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भी किसकी तरह जीने का ख्वाब देखने लगा, नवाब की तरह, ठीक है, मतलब राजा की तरह। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। ये लाभ दिया गया था ना पहले। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत कमा ली थी। रॉबर्ट क्लाइव जो शासक था, अंग्रेज अधिकारी था, जो वहाँ का बंगाल का शासक बना था ना, वो है ना, भारत के बेहिसाब दौलत कमा ली। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास, अब मद्रास को क्या कहते हैं वर्तमान में, चेन्नई कहते हैं, नहीं कहते हैं, चेन्नई कहते हैं मद्रास को, है ना। अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र कितने साल की थी बेटा, 18 साल की थी। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी हो गई, 4 लाख, है ना, 1102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में, ठीक है, उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया वो, नहीं तो जांच अधिकारी था भ्रष्टाचार का वो। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद होने लगा। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति की, उसके पास बहुत संपत्ति हो गई तो उसको सरकार को क्या हो गया, संदेह हो गया, इसके बाद बहुत सारी हो गई। रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत संपत्ति हो गई, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। कौन, अधिकारी और अफसर, जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधिकारी और अफसर थे ना वो। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वे भारत को ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम से जिंदगी बसर करें। बहुत सारे बेईमान भी नहीं थे, कुछ थे ईमानदार जो ये चाहते थे कि भारत से इस प्रकार का पैसा कमाएं ताकि ब्रिटेन चलकर आराम से जिंदगी गुजर बसर करें। ये मानना था अधिकतर अफसरों का, है ना। देखो, ब्रिटेन लौटकर आराम से जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन दिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। उन्हें वहाँ के लोग क्या कहते थे, वही अंग्रेज अधिकारियों को जो भारत से पैसा कमा कर वापस गए ना इंग्लैंड, उन अधिकारियों को वहाँ इंग्लैंड की जनता क्या कहती थी, नवाब कहती। याद रखोगे, है ना। नवाब का ही अंग्रेजी, देखो आप नवाब कहते थे, अब भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब कंपनी का फैलता शासन हम जो है ना, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो।